नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस सेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि भाई एनटीएससी की तैयारी जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है पिछले साल में जो प्रश्न पत्र आए हैं उनमें जो सवाल आए हैं उनकी तैयारी करना, उनको सॉल्व करना, क्योंकि भाई इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो काफी अच्छा एक बैंक बन जाता है क्वेश्चंस का, जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में हमने हमारे पिछले सेशन में पीवाईक्यू सॉल्व किए थे 2019-20 के। इस वाले सेशन में हमारा फोकस रहेगा आगे वाले ईयर्स पे, लाइक नीचे हम जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उन ईयर्स पे फोकस रहेगा। अराउंड 15-20 सवाल, लेट्स सी कितने हैं, तो वो सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे और हमारी तैयारी को मजबूत करेंगे। आपको क्या करना है, सवाल पढ़ना है। मतलब इस पूरी सेशन के दौरान एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, सवाल पढ़ें मेरे साथ, 2 मिनट वीडियो को पॉज करें, एक बार स्वयं ट्राई करें। आपसे यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। परंतु अगर नहीं होता है तो हम दोनों साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। परंतु एक बार स्वयं ट्राई करें, क्योंकि स्वयं जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा यहाँ पे पढ़ाई करने का सिलसिला समय बर्बाद किए बिना। सबसे पहले होगा आपका एक छोटा सा नेत्र टेस्ट, जहां पे आपको बताना है कि ये चलता हुआ पेन आपको दिख रहा है या फिर नहीं। यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीन क्लियर हो गई है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रहीम सेल्स एप्पल्स टू हिज कस्टमर्स एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब जितने में रहीम भाई ने खरीदे उतने में ही बेच दिए। अब भाई रहीम भाई इतने बढ़िया व्यापारी हैं, ऐसी बड़ी गलती तो करेंगे नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। itself but uses a weight of 800 grams instead of 1 kg weight। अब यहां पे देखो रहीम भाई खेल गए। क्या किया रहीम भाई ने, उन्होंने भाई जो 1 किलो का बाट था, 1 किलो का जो वो वेट था, जैसे हम हिंदी में बाट कहते हैं, ठीक है, वजन जो होता है, जो हम लोग सकते हैं ना तराजू पे जो रखा जाता है भारी वाले एक पक्ष में, एक तरफ तो फ्रूट होंगे दूसरी तरफ वजन रखा जाएगा, तो उसका दिखने में वो 1 किलो का था पर असल में था कितने का, 800 ग्राम। तो मतलब हर एक सामान बेचने पर वो 200 ग्राम बचा गए। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या किया रहीम भाई ने, यहाँ पे बहुत दिमाग से चीज के लिए कि भाई जितने का था उतने में बेच दिया। पूरे मार्केट में कोई दुकानदार नहीं होगा जो उतने दाम में बेच रहा होगा, तो उनको वहां प्रॉफिट हो गए। लेकिन लोग सोच रहे होंगे क्या आदमी है, जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है, क्या मुनाफा कमाएगा ये। पर जब उन्होंने अपनी पूरी ट्रिक समझाई तो ट्रिक क्या थी भाई कि 1 किलो का बाट था पर वजन उसका 800 ग्राम था। 1 किलो वेट का एक्चुअल वेट कितना था, 800 ग्राम। अब यहां पे देखना, 1 किलो मतलब होता है 1000 ग्राम, और वो था कितने, 800 ग्राम। ठीक है, मतलब पैसे मिले कितने, 1000 ग्राम के पैसे मिले, लेकिन था दाम कितना, 800 ग्राम। यहां पे देखो दो तरीके, या तो आप प्राइस निकाल लो या फिर यहां पे प्रॉफिट या लॉस हम क्वांटिटी से ही निकाल सकते हैं। किस प्रकार, अब देखिए 800 ग्राम पे उनको मुनाफा कितना हुआ, सर 200 ग्राम का मुनाफा हुआ। कैसे भाई, पैसे थे 800 ग्राम के पर मिले कितने, 1000 ग्राम के, है कि नहीं। तो पैसे लगे कितने, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी 800 ग्राम की, पर सेलिंग प्राइस कितने की मिली, कॉस्ट प्राइस 1000 ग्राम की। ठीक है, क्योंकि था तो दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही, पर लेकिन ये कॉस्ट प्राइस थी 800 ग्राम की, जो बेची गई वो कॉस्ट प्राइस थी 1000 ग्राम की। ये डिफरेंस समझना। ठीक है, मतलब अगर 1000 ग्राम थे 100 रुपए के खरीदे हुए तो उन्होंने 100 में ही बेच दिए, बट लेकिन ये सेलिंग प्राइस कितने की है, 800 ग्राम की है। ये डिफरेंस समझना आप। ठीक है, इसलिए यहां पे उनको मुनाफा रहा है कि जितने का पैसे थे उतने ही में ही बेच दिया, 100 रुपए का 100 में ही बेच दिया, लेकिन खरीदे तो उन्होंने मान लो 1 किलो, बेचे कितने, 800 ग्राम, तो बचे हुए 200 ग्राम क्या हो गए, उनके पास रह गया, वो हो गया उनका मुनाफा। अच्छा, ये 200 ग्राम मुनाफा हुआ किस पे, 1000 ग्राम पे कि 800 ग्राम पे, सर उन्होंने बेचे तो 1000 ग्राम 800 ग्राम ही, तो कॉस्ट प्राइस तो 800 ग्राम की ही थी, तो ये 200 ग्राम का जो प्रॉफिट हुआ उस पे आपकी कॉस्ट प्राइस थी 800 रुपए। ठीक है, 800 ग्राम, 1000 नहीं होगी क्योंकि 1000 तो उन्होंने बेचा ही नहीं है, 1000 तो बेचने का बोला है, बेचा कितना है असल में, कॉस्ट प्राइस कितने की आएगी, 800 ग्राम की आएगी। ठीक है, तो ये आपने वेट ही वेट से अपना प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहां पे हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा कितना, 25%। तो उनको कितना परसेंट मुनाफा हुआ, 25% मुनाफा होगा। क्या आपको यह समझ में आया। हमने प्राइस नहीं निकाला क्योंकि प्राइस कंसिस्टेंट था, 1000 ग्राम का भी और 800 ग्राम की।
1000 ग्राम मतलब कितना होता है, 1 किलो होता है बेसिकली, तो ग्राम में कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। ठीक है, तो भाई 1 किलो में उन्होंने जितने में बेचा उसमें असल में कितनी क्वांटिटी बिकी, 800 ग्राम, तो उनको यहाँ पे 200 ग्राम बच गए। 200 ग्राम कितने पे बचे, कॉस्ट प्राइस किसकी थी भाई, जितना बेच रहे थे उसका, तो बेच तो वो 800 ग्राम ही रहे थे, सामने वाले को लग रहा था कि उसे 1000 ग्राम मिल रहा है, इसमें इनकी गलती तो नहीं है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 800 होगा। इन दोनों को हमने डिवाइड करके यहां पे अपना परसेंटेज निकाला। एक बार हम कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे अगर हमारे पास आंसर है तो, जी हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ऑप्शन ए सही है, मतलब हमने यह सवाल सही सॉल्व किया है। तो हमने यहां प्राइस नहीं निकाला क्योंकि हमें उतनी मेहनत नहीं करनी थी, हमने क्या किया, हमने जो वजन थे उसके हिसाब से प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। चलिए पहला प्रश्न हो जाता है हमारा सॉल्व। सवाल क्रमांक 2, इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, ठीक है, देन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। ठीक है, अब यहां पे देखना मैं दो तरीके समझा रहा हूं, एक होगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट के तरीके से, दूसरा हो जाएगा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला के तरीके से, जो आपको समझ में आ जाए। अब यहां पे देखो, जब आप हर एक चीज डबल कर देंगे तो आपका बेस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, आपका हाइट भी क्या हो जाएगा, सर हाइट भी डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हाइट भी क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। अब हाइट भी डबल, बेस भी डबल, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, सर न्यू एरिया हो जाएगा। ठीक है, न्यू एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2b इंटू 2h, ऐसा कुछ होगा क्या, हाँ, तो हाफ इंटू 2b इंटू 2h। अब देखो यहां पे क्योंकि हाइट का आपको इतनी जानकारी नहीं है तो यहां आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, इसलिए हम बेटर है एक बार हीरोन्स फॉर्मूला से भी कंफर्म करेंगे। ठीक है, अगर आप यहां से देखें तो आपका नया एरिया पुराने एरिया कितना है, डबल हो जाएगा, 2bh है। ठीक है, यहां पे देखो कितना हो गया, लेकिन एक मिनट सुनो, क्योंकि हमें पुराने एरिया से कंपेयर करना है तो हम यहां पे कैंसिल नहीं कर सकते है ना, हम क्या करेंगे, हम ये 2 और 2 बाहर ले आके 4 लिख देंगे, तो 4 हाफ bh, मतलब नया एरिया, न्यू एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड एरिया, या फिर ओरिजिनल एरिया जो आप लिखे, नया एरिया पुराने एरिया का 4 गुना है। ठीक है, अब आपको बताना है कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, सर ये तो इंक्रीज होने के बाद का रिजल्ट है, आपको तो ये बताना है इंक्रीज कितना हुआ, तो सर इंक्रीज होगा हमारा भाई अभी हो गया 4 टाइम्स, पहले था केवल 1 टाइम्स, तो इंक्रीज कितना हुआ, बेसिकली सर इंक्रीज हुआ 3 गुना। ठीक है, ये डिफरेंस समझना, इंक्रीज होके कितना हो गया, जब कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 4 टाइम्स, पर इंक्रीज कितने परसेंट से हुआ तब आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि कितना गैप है, कितना अमाउंट इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, फिर उसका हम परसेंटेज निकालेंगे ओरिजिनल से। तो पहले का कितना हो गया, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 300%। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो सवाल बहुत बारीकी से समझना है। ठीक है, एक होता है आपका ये कहना कि इंक्रीज होने के बाद कितने परसेंट हो जाएगा, तब आप लिखेंगे 400%। ठीक है, पर कितने से इंक्रीज हुआ, तो सर पहले था ओनली ओरिजिनल, अभी हो गया उसका 3 गुना और जुड़ गया उसमें, ये 4 बना कैसे, जो ओरिजिनल था उसमें 3 गुना और जोड़ेंगे तभी तो 4 बनेगा ना। तो भाई कितने परसेंट से इंक्रीज किया, 300% से उसको इंक्रीज किया। तो मतलब अगर पहले था 10, उसको जब आप 300% से इंक्रीज करेंगे तो आपका इंक्रीज होगा 30, और कुल मिला के हो जाएगा 4 गुना मतलब 40। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने सवाल में समझने की जरूरत है कि भाई किस हिसाब से इंसान पूछ रहा है, इंक्रीज होने के बाद कितना होगा ये पूछ रहा है, या फिर कितने से इंक्रीज हुआ ये पूछ रहा है। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, देन इंक्रीज इन द एरिया, कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल इज, कितना इंक्रीज हुआ। अगर वो बोलता इंक्रीज्ड एरिया, लाइक आफ्टर इंक्रीज कितना हो गया, तब आप मार्क करते 400%। ठीक है, चलिए अगर आप इसको हीरोन्स फॉर्मूला से भी ट्राई करेंगे तो आपका सबसे पहले आप आएगा साइड्स ए बी और सी, डबल कर दोगे तो 2a 2b और 2c। ठीक है, तो पहले आप निकालोगे s, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होल डिवाइड बाय 2। तो जब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो s हो जाएगा आपका या नया s डैश लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, क्योंकि आप 2 ले लोगे ऊपर से कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे
आपको अंतिम रिजल्ट मिलेगा कि भाई जो नया एरिया है, न्यू एरिया है, उसको जब आप निकालने का प्रयास करेंगे तो भाई एस डैश, ठीक है, इंटू एस डैश माइनस ए या फिर 2a जो डबल हो गया क्योंकि अब माइनस 2b और एस डैश माइनस 2c, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको उत्तर मिलेगा कि भाई जो नया एरिया है वो है 4 टाइम्स ओरिजिनल एरिया का, ठीक है, क्योंकि यहां से कुछ कुछ चीजें कॉमन आएंगी कैंसिल होने के बाद, तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स ओरिजिनल एरिया का। उसके बाद की कैलकुलेशन सेम है कि नए एरिया और पुराने एरिया में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो सर पुराने एरिया में 3 गुना जोड़ा गया तो नया एरिया आया, इसलिए 300% इंक्रीज हुआ है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे कंप्यूटर जी का भी आ रहा है सही, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, स्क्रीन को करेंगे क्लियर। तो यहाँ पे खासकर इस टाइप के सवालों में आपकी गणित से ज्यादा अंग्रेजी भी चेक की जाती है कि भाई साहब आपको क्या पूछा गया है। आपको यह पूछा गया है कि इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितनी परसेंट से हुआ है वो पूछा गया है, तो आपको पढ़ के अच्छे से मार्क करना है अपने सवाल का उत्तर। बाकी उत्तर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन दिक्कत कहां आती है, कई बार इंसान क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ऑप्शन डी मार्क करना है या फिर सी। चलिए अगला प्रश्न हमारा सवाल क्रमांक 3 क्या बोल रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज 9:4। दो लोगों की जो आमदनी है उसका रेशियो कितना है, 9:4 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1। चलिए जितनी कहानी समझ में आई उतनी हम थोड़ी सी लिख लेते हैं। तो एक है ए, दूसरा है बी, ठीक है। उनकी इनकम का क्या रेशियो है, तो इनकम का रेशियो है 9:4, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है भाई 3:1। अब यहां पे ध्यान देना, इनकम का रेशियो मतलब क्या, दोनों की इनकम जब कंपेयर की, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो मतलब जब दोनों के एक्सपेंडिचर कंपेयर किए जा रहे हैं। तो यहां पे हम लगा रहे हैं वेरिएबल एक्स ताकि समझ में आए कि किस चीज में क्या बात हो रही है, ठीक है। और दोनों जगह पे अलग अलग वेरिएबल, क्योंकि भाई इनकम का अलग होगा, जो भी कटना पिटना जो भी कैंसिल हुआ होगा, एक्सपेंडिचर का अलग होगा, सेम होने के चांसेस कम है। अच्छा सेविंग्स कितना है, 1000 रुपए, मतलब दोनों ही 1000 रुपए बचा रहे हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो 9x माइनस 3y होगा 1000, और इधर हो जाएगा 4x माइनस 1y इक्वल टू, ये भी होगा 1000, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्योंकि दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उस केस में आपको केवल x और y के बीच का कनेक्शन मिलेगा, x और y की वैल्यूज नहीं। वो निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एक काम कीजिए, नीचे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको, सर यहाँ पे हो जाएगा 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 3000। जब इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो सबको मिलता है, और इसके साथ ही नीचे आ जाएगा आपका 9x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, 1000। चलिए अब आप मुझे बताइए इसको जोड़ना है कि घटाना है। सर यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी सेम साइन वाले कैंसिल हो पाएंगे, अगर हम ऐड कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, 12 में से 9 गया 3x, यहां पे 3 में से 3 गया तो 0, और यहां पे 3 में से 1 गया तो 2, तो 2000, ठीक है। x की वैल्यू कितनी, 2000/3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000/3। पर क्या हमें x निकालना था, नहीं सर, हमें तो इनकम निकालनी थी। यहां पे किसकी निकालनी थी, इनकम b की निकालनी, तो निकालिए भाई। यहां पे b की इनकम कितनी हो जाएगी, सर b की इनकम हो जाएगी यहां पे 4x, अर्थात 4 इंटू 2000/3 कितना हो जाएगा, सर 4 2 हो जाएगा यहाँ पे 8000/3, जिसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा। कितना बचा, 20, 3 6 18, फिर से 20, तो 266 समथिंग 0.7 मान लीजिए आप अगर, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन डी मतलब नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट ऐसा मार्क करते हुए अपने इस सवाल का उत्तर देंगे। क्या आपको ये समझ में आया, जी सर। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि पूरा प्रश्न सॉल्व कर लें, क्योंकि अक्सर अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो आप कहां से मार्क करेंगे। अगर आप ऊपर से सोच कर रहे हैं कि नहीं इन तीनों में से कोई एक होगा तो फिर आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए अपना ध्यान रखें और कृपया अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व करके, पूरा प्रश्न सॉल्व करके अपना उत्तर मार्क
करें। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कृपया हमारा उत्तर वेरीफाई कर दें। कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ऑप्शन डी सही है, मतलब हमने और कंप्यूटर जी ने सवाल एकदम सही सॉल्व किया है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल क्रमांक 4 अच्छा सवाल है। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। कितने सिक्के ये आपको बताया नहीं गया, ये आपसे ऑब्वियसली पूछा जाएगा। तो मान लेते हैं 25 के एक्स हैं, 50 के वाई हैं और 1 रुपए के जेड सिक्के हैं। ठीक है, अभी से हमने मान लिया कि भाई 25 के एक्स सिक्के हैं, 50 के वाई सिक्के और 1 रुपए के जेड सिक्के। देयर आर 220 कॉइन इन टोटल। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक्स, वाई और जेड जो कुल मिला के तीनों को जोड़ने पे 220 सिक्के हैं आपके पास। ठीक है, एंड द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 160। देखो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने सिक्के हैं और उनकी कीमत में फर्क क्यों आ जा रहा है, क्योंकि सर यहां पे जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू अलग अलग है। 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू 1 रुपए होगी, 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू 50 पैसे होगी। तो यहाँ पे कीमत के मामले में अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि संख्या जोड़ने पे, केवल संख्या जोड़ने पे 220, परंतु उनकी धन राशि जोड़ने पे 160। अब धनराशि कैसे जोड़ी होगी, मान लो 25 के कितने हैं, 25 पैसे के, सर 25 पैसे के एक्स कॉइन है तो 25 पैसा इंटू एक्स। भाई अगर 25 पैसे के 4 कॉइन है तो कितने हो गए, 25 पैसा इंटू 4 मतलब 1 रुपए। ठीक है, 50 पैसे के वाई कॉइन है तो वो भी जोड़ा जाएगा, तो भाई 50 पैसे के वाई कॉइन और 1 रुपए के जेड कॉइन है, और इन सबको जोड़ने पे 160 रुपए आ रहा है। देखो ये भी रुपए, परंतु ये पैसा और ये पैसा थोड़ा 19-20 हो जाएगा। तो हम 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं सर, 25 पैसे को 1/4 लिख सकते हैं। 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं सर, 1 रुपए का आधा होता है तो ये 1/2 लिखाएगा यहाँ पे। चलिए तो अब क्या हो गया आपके पास, x/4 प्लस y/2 प्लस z इक्वल्स टू 160। चलिए अब आगे क्या बोल रहे, देखो यहां पे समस्या क्या हो रही है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक्स वाई जेड वाली और ये वाली। ठीक है, दोनों इक्वेशन में 3-3 वेरिएबल है, कौन सा, एक्स वाई और जेड। अगर इक्वेशन 2 है तो वेरिएबल भी 2 होंगे, तभी आप किसी प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे। अगर 2 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी दी गई है, मतलब सवाल बनाने वाले को भी पता है ये चीज। देखो क्या लिखा है उन्होंने कि देयर आर thrice as many 1 rupee coins as there are 25 पैसा कॉइन। मतलब जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उसके 3 गुना किसके हैं, 1 रुपए के सिक्के। तो मतलब अगर 25 पैसा के एक्स सिक्के हैं तो उसके जब आप 3 गुना करोगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो भाई कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के 3 गुना, 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा। ठीक है, तो आप z की जगह क्या लिख सकते हो, हमेशा यहाँ पे 3x लिख सकते हो। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली कि भाई 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 220। क्या आपको ये समझ में आया, इधर पे भी तो 3x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ये y/2। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नहीं सर फिलहाल के लिए तो नहीं, बस आराम से हमारा सवाल हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या निकालना है, 50 पैसे के कितने सिक्के आपको वो पता लगाना है। तो पहले जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 है ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या 1 ही तो है। चलो तो x प्लस 2y प्लस 12x होल डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 160। ठीक है, वहां से आप चाहें तो y की वैल्यू पता लगा सकते हैं। भाई y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 माइनस 4x हो जाएगी y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू मिल गई है वहां से तो यहां पुट कर दो, क्योंकि भाई 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक सॉल्व हो जाएगा, दूसरा अपने आप निकाल लोगे। चलिए तो x प्लस यहां पे करना है 2y, वहां केवल y था, ये ध्यान रखना, तो डबल करना पड़ेगा, गलती मत कर देना, वरना अक्सर व्यक्ति क्या सोचता है, भाई y की वैल्यू पता है, पूरी की पूरी पुट कर दो। तो आपको हमेशा इक्वेशन में देखना पड़ता है कि कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो 12x और x हो जाएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं 13x। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद, और यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, 4x, और यहाँ पे 160 था और नीचे जो 4 डिवीजन में था वो साइड चेंज करके यहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा। चलिए 13x प्लस 220 इंटू 2 करोगे तो 440 माइनस 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। यहाँ पे 0
6 4 जा कितना होगा 24, 4 यहाँ 2 ऊपर 4 1 जा 4 5 6 640। चलिए अब आपको केवल खाना पूर्ति करनी है, मतलब सवाल सॉल्व तो हो ही गया लगभग, अपना दिमाग तो लग ही चुका है। तो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना 640 में से यदि आप कितना 640 में से यदि आप 440 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा सर, यहाँ पे मिलेगा आपको 200। तो x की वैल्यू कितनी, तो सर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 200 बटे 5, 5 4 जा होता है 20, तो 40 हो जाएगी। यदि x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू कितनी, यहां पुट करके निकाल लो सर। यहां हो जाएगा 220 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 160, है ना। 40 इंटू 4 करोगे 160, माइनस करने पे कितना, तो सर y की वैल्यू आ जाएगी 220 में से 160 माइनस, तो बचेगा यहाँ पे 80 नहीं 60, है ना। 60 कॉइन है आपके किसके, 60 कॉइन है आपके 50 पैसे के, मतलब बेसिकली 30 रुपए, ठीक है। और 40 कॉइन उसके, तो 40 यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ जाड़ के 160 आ रहा है कि नहीं देखो, जहां पे सर 120 तो इसी से हो जाएगा, 4 इंटू 3 करो कितना 120 और वहां पे 30 कितना हो जाएगा 120 और 30 150 और 10 रुपए सर इससे हो जाएगा, है ना। तो वो हो जाएगा कितना 160 लगभग तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। चलिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे हम करेंगे इसको एक बार दोबारा से रिवाइज। हमें क्या बोला था कि भाई 3 तरह के सिक्के हैं, 25 पैसे 50 पैसा और 1 रुपए। हमने 25 पैसे के मान लिए एक्स सिक्के, ठीक है। सिक्कों की मॉनेटरी वैल्यू, उनकी धनराशि और सिक्कों की संख्या में फर्क होता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। कभी कभी 1 रुपए केस में हो सकता है कि भाई जितने सिक्के उतनी धनराशि, पर बाकी सारों के केस में सिक्कों की संख्या अलग होगी और धनराशि अलग होगी, ठीक है। तो आपने सिक्कों की संख्या को मान ला XYZ, ठीक है। उनको तीनों को जोड़ने पे जो संख्या थी उसको जोड़ने पे कितना मिल रहा था 220, और धनराशि के हिसाब से 160 रुपए, ठीक है। अब आपको साथ में यह भी बोला गया कि भाई जितने 25 पैसे के सिक्के उसके 3 गुना सिक्के 1 रुपए के। इतनी जानकारी के हिसाब से आपको बताना था कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। हमारे लिए जो 2 महत्वपूर्ण, रादर 3 महत्वपूर्ण जानकारी थी, उसमें पहली ये कि तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 220, दूसरी ये कि तीनों की धनराशि कितनी आ रही है 160, और तीसरी ये कि 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के में क्या संबंध है। तो भाई 25 पैसे के सिक्के जितने भी हैं 1 रुपए के सिक्के उसके 3 गुना है, तो वही हमने यहाँ पे लिख के सॉल्व करने का प्रयास किया है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर? एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे हमारा जवाब वेरीफाई कर दें। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, मतलब हमने इस प्रश्न को सही सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 5, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 11:7। दो लोगों की आय का जो रेशियो है वो 11:7 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:5। चलिए तो दो लोग कौन कौन से, हमेशा की तरह बेचारे ए और बी, जिनकी यहाँ पे आय को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो भाई ए का है 11, बी का है 7 रेशियो, और उनके एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का, तो ये तो हो जाएगी सैलरी। अब एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो क्या है सर, उनका रेशियो है 9:5, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप सैलरी को सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर से, तो जब आप वो वेरिएबल लाएंगे जो कि हमें असल कीमत बताने में मदद करेगा वो भी सेम ही जाएगा। तो जितना यहां पे उतना ही यहां पे, और जो यहां पे वही यहां पे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सैलरी और एक्सपेंडिचर का रेशियो बराबर हो, ठीक है। तो मतलब यहां पे भी एक्स और यहां पे भी एक्स लिखना मत, गलती हो सकती है। चलिए अब सेविंग्स कितनी है 400 रुपए। अच्छा सेविंग्स पता कैसे लगाते हैं सर, कितनी सैलरी थी उसमें से जब आप अपने खर्चे माइनस कर देंगे तो आपको सेविंग्स मालूम चल जाएंगी, ठीक है। यहां पे भी यही होगा कि भाई जितनी सैलरी थी उसमें से यदि आप खर्चे माइनस कर देंगे तो आपको आपकी सेविंग्स मालूम चल जाएंगी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, दोनों ही इक्वेशंस में आपको कुछ एक वेरिएबल हटाने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि किसका आंसर क्या है। और हमसे पूछा क्या भाई, दोनों की एनुअल इनकम का वो पूछा, मंथली इनकम का सम पूछा है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करें सर, इस वाली इक्वेशन में इंटू कर देते हैं, 9 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो यहां कर दो इंटू 5, यहां कर दो इंटू 9, और कोई तो ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए 5 11 जा हो जाएगा 55, तो पहले हम उसको कर लेते हैं। 7 9 जा हो जाएगा 63x माइनस 9 5 जा 45y, 9 चौके हो जाएगा 36, ठीक है। यहां पे आपको मिलेगा 55x माइनस
9 5 जा 45y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 5 चौके 20 तो 2000। चलिए अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां तो हो जाएगा 0, 63 में से 55 माइनस करेंगे तो 8x बचेगा, और यहाँ 36 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना 1600 बचेगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी 1600 बटे 8 डिवाइड करने पे आपका आंसर कितना आना चाहिए 200। 8 दूनी 16 और 2 शून्य। चलिए तो x की वैल्यू 200 तो मतलब यहां हो जाएगा 11 इंटू 200 मतलब 2200, और यहाँ पे 7 इंटू 2 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400। 22 और 14 को आप जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, क्योंकि आपको सम पूछा है तो दोनों की इनकम को जोड़ना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है कि कितना था, तो उसको हम नहीं निकालेंगे। तो y की वैल्यू भले ही हमारे पास ऑप्शन है निकालने का, पर फिर भी भाई गणित में एक चीज है, आलस्य परमो धर्मः, मतलब जितना आलस करोगे, जितना कम लिखोगे, जितनी जरूरत है उतना ही काम करोगे तो आपके लिए बेहतर है। तो जब यहाँ पे एक्सपेंडिचर का पूछा नहीं है तो हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे नहीं। हमारे हिसाब से क्या आ रहा है भाई, ए की इनकम है 2200, बी की है 1400, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 3600। एक बार कंप्यूटर जी यहाँ पे हरा बटन दे दे तो हम लोग को बहुत खुशी हो जाएगी। उन्होंने दे दिया है, उनका आंसर हमारा आंसर सेम है। धन्यवाद कंप्यूटर जी। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर एकदम साफ और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 6 की तरफ। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 8000। कोई एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 8000 है, ठीक है। इफ इट इंक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, एक साल में वो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई 10%, और उसके अगले साल 20% से इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है या कुछ है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करें जो कहता है कि भाई जो इंक्रीज हो रहा है वो जोड़ते जाइए। 8000 का 10% तो कितना हो जाएगा 800, तो कितनी हो गई पॉपुलेशन 8800 एक साल बाद। अब 20% बढ़ेगी तो भाई 20% किसका बढ़ेगी भाई, जो पॉपुलेशन हो गई थी उसी में आगे जुड़ेगी ना, थोड़ी ना वापस जाएगी 8000 पे कि नहीं जो 800 लोग बढ़ गए कृपया शहर को खाली कर दें, हमें पॉपुलेशन को इंक्रीज करना 20% से, ऐसा थोड़ी होगा। जो 800 लोग बढ़े वो शहर के अंदर ही रहेंगे, वो तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको कहां भेजोगे तुम, ठीक है। तो उसमें भी अब क्या जोड़ दिया आपने 20% और, तो वो कैसे होगा सर, एक 10% हो जाएगा 880, बिल्कुल ठीक। 20% हो जाएगा एक और 880। भाई 10% निकालना सबसे आसान है, क्या शून्य शून्य कैंसिल कर दो, हो जाएगा आपका 10%। चलिए 0 8 और 8 16, 8 और 8 16 एक 17, तो यहां हो जाएगा 1760, ठीक है। तो दूसरे साल में 1760 से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो यह हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 6, 7 और 7 14 1 15, 8 और 2 10, 10,560 हो जाएगी आपकी 2 साल बाद की पॉपुलेशन। सर अगर ऐसे ही 5-10 साल का पूछेगा तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, शायद आपके काम आ जाए। तो वो होता है भाई जितनी पॉपुलेशन थी एक बार उसमें जोड़ा जाएगा 1/10/100, ठीक है। फिर एक बार मल्टीप्लाई करोगे 1/20/100, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये तरीका भी कई बार उपयोग किया जाता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है। अगर वो बोलता है 5 साल का तो 10 20 30 40 50 ऐसे करते जाइए, जो भी वैल्यूज है वो करते जाइए और आपका आंसर निकाल लीजिए। ये है सिंपल मेथड जहां पे हमने परसेंटेज निकाला है। चलिए हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा कंप्यूटर जी का दोनों का सही है, मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। बधाई आप सभी को। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की। अब प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट अमाउंट 7500 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। क्या बोल रहे हैं आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, ऑफ द अमाउंट मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है 7500 है, तो आपको 8% के हिसाब से बताना है कितना होगा। अब क्या करेंगे हम सर, हमारा फॉर्मूला होता है हमेशा की तरह कि भाई 7500, ठीक है, उस पे कितना 8%, तो 1 + 8/100, सीधा सीधा सवाल, और आपका कितना होगा पावर हो जाएगा 2। अब ये सवाल कई बार सीधा होता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप 10वीं में होते हैं तो कई बार आप 8वीं क्लास के इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं रिवाइज करते हैं। तो यदि आपने रिवाइज नहीं किया तो यहाँ पे आप समझ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति कि मुझे कितना निकालना है, क्या परसेंटेज है, क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो उस तरीके से गलती भी हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये नहीं कि अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हैं एनटीएससी के लिए तो केवल 10वीं की ही मैथ्स की किताब पढ़नी है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन चारों क्लासेस को खास करके फोकस करते हुए सारी चीजें पढ़नी, बिकॉज ये 8वीं क्लास का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। चलिए 7500,
यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे कितना 2 से कैंसिल होगा या 4 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, पर यहाँ पे काम करो ऐसे ही रहने दो फिलहाल के लिए, तो ये हो जाएगा 108 इंटू 108, ये क्या हो गया भाई स्क्वायर है, तो पहले आपने लिया एलसीएम फिर आपने स्क्वायर कर दिया, और नीचे हो जाएगा अपॉन 100 और यहाँ पे भी 100, शून्य से ये शून्य कैंसर, आपका बच गया कितना 75 बच गया। 75 और 100 में कनेक्शन है कैसे, 25 3 होता है 75, 25 4 होता है 100, तो अब क्या हो गया, अब हो गया 3 इंटू, देखो 4 और 108 भी कैंसिल हो सकते हैं, तो यहां पे आप कैंसिल करोगे 4 2 जा 8, कितना बचा, अभी आपका 28 बच गया, तो 4 7 जा हो जाएगा 28, है ना, 4 2 जा 8, 28 बचा, तो 4 7 जा 28, तो 3 इंटू 108 इंटू 27, 27 और 3 एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उनकी दोस्ती है, 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, 27 में जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 81 इंटू 108, ये आपका कुछ हो जाएगा फाइनल तक पहुंचने का, तो 108 माई इंटू 81 करोगे तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे केवल 108, यहाँ पे 8 8 64, 4 यहाँ 6 ऊपर, 8 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 6, 8 1 जा 8, तो 8 4 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 8748, पहले कितना था 7500 था, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, आपने वो माइनस किया, यहां आ जाएगा 48, 7 में से 5 गया 2, 8 में 7 गया 1, तो हो जाएगा 1248, क्या हो जाएगा आपका आंसर 1248 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर, बहुत ही आसान था, एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं, ऑप्शन ए सही है। अच्छा, इन सवालों में इंसान एक गलती क्या कर बैठता है, देखो ध्यान से सवाल पढ़ो, एक वर्ड लिखा है अमाउंट, तो इंसान को क्या लगता है कि ये 7500 अमाउंट है, हमें प्रिंसिपल निकालना है या फिर इस पे इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करता है इंसान, सोचता है कि पहले प्रिंसिपल निकालो, फिर प्रिंसिपल और इसको माइनस करोगे तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ध्यान से रखना, समझना कि हर बार अमाउंट का मतलब ये नहीं होता कि फाइनल अमाउंट है, ठीक है। आपको सवाल पढ़ के समझना है कि कहां पे वो प्रिंसिपल बोल रहा है उसको, कहां उसको अमाउंट बोल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको शायद प्रिंसिपल लेके करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा, इसको अमाउंट लेके करेंगे तो पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका आंसर आएगा। तो अगर वैसा कुछ हो जाता है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ईयर्स ऑफ अमाउंट, ठीक है, इतना अमाउंट है, ठीक है। कई बार आपका अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि 7500 बन गया है, तब कैसा सवाल हो सकता है, तब आपका सवाल होगा कि भाई अमाउंट बिकम 7500, ठीक है, 7500 बन गया। वो डिफरेंस अगर आप समझ पाएंगे तो आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये मुझे भी ध्यान आया कि कई बार इंसान ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए सवाल क्रमांक 8 क्या बोल रहा है आपसे, अ बिजनेसमैन फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस बाय 40%, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस थी उसको कितने परसेंट बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया, और उन्होंने सेलिंग प्राइस फिक्स कर ली, ठीक है। देन ही अलाउड हिज कस्टमर, जो भी उनके कस्टमर थे उनको 20% का मुनाफा क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, और उसके बाद भी 48 रुपए गेन कर लिए। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां सेलिंग प्राइस लिखा है, तो क्या ये असल में सेलिंग प्राइस है? नहीं सर, ये असल में सेलिंग प्राइस नहीं, ये तो बल्कि मार्क्ड प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस तो वो है जो 20% के डिस्काउंट के बाद कस्टमर को मिली, वो होगी जितने कस्टमर ने पे किए, वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। केवल प्रश्न के लिखे जाने से कि ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं बन जाती है, ठीक है। आपको ये समझना है, तोलना मोलना है कि भाई कैसे उनको प्राइस को बढ़ाया, उसके बाद क्या एक्टिविटी हुई, तो गतिविधि के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा सेलिंग प्राइस है, कौन सा मार्क प्राइस है। अब मान लो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस थी x, तो मार्क प्राइस कितनी होगी सर, इस पे 40% जोड़ दीजिए, तो x प्लस 40% ऑफ x, मतलब कितना सर, अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 40 अपॉन 100 इंटू एक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 100x प्लस 40x अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 140x अपॉन 100। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलिए, मार्क प्राइस पे आपने क्या किया सर, मार्क प्राइस पे 20% वो दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो निकालो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा सर, जो भी मार्क प्राइस थी उसका हम पहले काम करते, पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते, तभी तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो डिस्काउंट कितना,
डिस्काउंट है आपका 140x अपॉन 100 का 20%, तो 20 अपॉन 100, ठीक है, कितना होगा 20 अपॉन 100। चलिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, 5 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो कितना 28x। तो आपका डिस्काउंट था 28x, तो डिस्काउंट हो गया आपका 28x बटे 100। तो आपका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा आपका भाई 140x अपॉन 100, ये था आपका मार्क प्राइस, माइनस किया आपने डिस्काउंट, क्योंकि वो आपने कस्टमर को बोल दिया कि इतना देने की जरूरत नहीं है, तो ये आपने माइनस किया, तो आपके पास कितना बचेगा 122x बचेगा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, क्या बोला आपने 122x, कैसे 140 में से 28 माइनस करो, कितना बचेगा सर 40 में से 20, नहीं 122 की 112, सर 112 बचेगा, सॉरी, तो 112x, तो 112 और 28 आप एक बार जोड़ के देख लो, 8 2 10, हाँ 140, चलिए 112x हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अच्छा मुनाफा कितना है 48 रुपए, मुनाफा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो जब कॉस्ट प्राइस में मुनाफा या प्रॉफिट आप जोड़ेंगे तब तो सेलिंग प्राइस आता है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना था x, मुनाफा कितना जोड़ा 48, तो सेलिंग प्राइस कितना 112x बटे 100, यही होगा, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू पता लगा सकते हैं, बिल्कुल सर, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये x को वहां भेज देंगे, तो 48 हो जाएगा 112x अपॉन 100 माइनस x। अब यहां पे आप लेंगे एलसीएम और आगे करेंगे सॉल्व, तो आपको मिलेगा 48 इज इक्वल टू कितना 112x माइनस कितना हो जाएगा 100x, तो 112x माइनस 100x होल डिवाइड बाय 100। चलिए इसको बस अब केवल खत्म करने की जरूरत है, तो भाई नीचे 100 था, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा, 4800 हो जाएगा, 112 में से 100 माइनस किया तो 12 बचेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भाई 4800 डिवाइड बाय 12 वैल्यू हो जाएगी x की, हो जाएगा 12 4 जा 48, तो 400 रुपए आई आपकी कॉस्ट प्राइस, कितनी 400 रुपए आई हमारे हिसाब से आपकी कॉस्ट प्राइस। काफी मेहनत मशक्कत के बाद हमारा आंसर आया। एक बार कहानी दोबारा समझ लेते हैं, क्या किया भाई, किसी व्यक्ति ने कॉस्ट प्राइस पे 40% जोड़ के आपने बता दी आपकी मार्क प्राइस, हालांकि सवाल में लिखा था सेलिंग प्राइस, पर असल में था क्या, वो मार्क प्राइस ही था, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वापस वो दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो भाई ही अलाउड कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 20%, तो आपने 20% निकाला, माइनस किया, आपको डिस्काउंट मिल गया। सेलिंग प्राइस आपने कैलकुलेट कर ली कि भाई मार्क प्राइस में से आपने डिस्काउंट माइनस किया तो आपको सेलिंग प्राइस मिल गई, और उसका उपयोग करके आपने फाइनली कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, क्योंकि सवाल में दिया था कि आपको 48 रुपए का क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस में मुनाफा जोड़ा तो आपको सेलिंग प्राइस मिल गई, वो आपने निकाल के अपना आंसर बता दिया। एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे हमारा आंसर चेक कर लें, कंप्यूटर जी के हिसाब से भी आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, मतलब हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है। मतलब हम क्या करेंगे, हरे रंग का, हम हरे रंग का उपयोग करके आगे बढ़ने के सिग्नल को एक्सेप्ट करते हुए सवाल क्रमांक 9 को पढ़ेंगे। अ मैन बाइज एप्पल एट अ सर्टेन प्राइस पर डजन, क्या बोल रहा है आपके सवाल में पहली लाइन में कि भैया एक व्यक्ति ने कुछ एप्पल्स लिए कितने रुपए में, एक कोई प्राइस है और 12 एक डजन के हिसाब से प्राइस थे, मतलब 12 एप्पल का कितना प्राइस है ये बताया गया दुकानदार ने। आप पूछने का भैया एप्पल क्या दिए, तो उसने बोला मान लो एक डजन के 500 रुपए, एक डजन के 300 रुपए, इस तरीके से बताया, ठीक है, किलो के भाव में नहीं बताया। एंड सेल्स दैम एट, तो खरीद लिया, बेचेगा भी भाई दुकानदार है, तो उसने 8 गुना प्राइस जो भी मिल रहा था उसका 8 गुना पे बेचा, लेकिन कितने एप्पल, 100 एप्पल, हो सकता है उसको कहीं सप्लाई करने होंगे, तो खरीदे डजन के भाव में पर बेचे 100 के भाव में, ठीक है, मतलब 100 की क्वांटिटी में, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है इसकी वजह से ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप इसको एकदम सिंपल रखिए, कैसे, आपने लिखा भाई प्राइस ऑफ 1 डजन एप्पल्स, ठीक है, प्राइस ऑफ 1 डजन एप्पल्स कितना मान लिया आपने, x मान लिया, ठीक है। अब वो आपसे बोल रहा है कि भाई 100 एप्पल का प्राइस कितना है, तो प्राइस ऑफ 100 एप्पल्स क्या बोल रहा है वो, कि जो भी प्राइस था दैट प्राइस, ठीक है, 8 टाइम्स दैट प्राइस, जो भी प्राइस था उसका 8 गुना हो गया, ठीक है। पर यहां देखो ध्यान से, सर ये देखो ये तो सीधे सीधे 8%, 8 टाइम्स हो गया, मतलब 800% प्रॉफिट। प्रभु यहां केवल 12 थे, यहां 100 है,
तो संख्या का यहाँ पे डिफरेंस है, तो एक खड़ा है दूसरे माले पे, दूसरा खड़ा है ग्राउंड फ्लोर पे, कैसे हाइट नापोगे कौन ज्यादा है कौन कम है? तो पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। वो कैसे लाओगे, इसकी भी निकालो एक, इसकी भी एक की निकालो और आपको मालूम चल जाएगा भाई कौन ऊपर है कौन नीचे। तो आप निकालोगे यहाँ पे एससीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, एक्स थी सबकी प्राइस, आपने निकाली 1 की तो डिवाइड बाय 12, ठीक है। यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा सर, यहां पे होगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होगा कितने का सर, यहां पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा एसपी ऑफ 1 हो जाएगा 8x बाय 100। क्या आपको ये समझ में आया? वहां पे आपने निकाला एक का कॉस्ट प्राइस, यहां पे आपने निकाला एक का सेलिंग प्राइस। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कैसे पता लगाओगे सर, माइनस करके। देखो अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, अगर पॉजिटिव आया तो मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो मतलब लॉस, और उसके बाद फिर आप निकाल सकते हैं कितना परसेंट है। चलिए तो 8x बाय 100 में से माइनस करना है आपको कितना, x अपॉन 12। आप चाहे तो 8x बाय 100 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 सा हो जाएगा 425 सा। तो मैं इसको लिखने का तरीका चेंज करके लिख रहा हूं भाई 2x बाय 25। बात बराबर ही है ना, दोनों को 4 4 से कैंसिल कर दिया, और यहां पे आएगा माइनस x बाय 12। अब 12 और 25 का एलसीएम, 12 और 25 में कुछ एक जैसा तो होता नहीं, तो 25 इंटू 12 ही करना पड़ेगा। तो यहां पे इंटू 12, यहां पे इंटू 25, और नीचे कितना आएगा, 25 इंटू 12 करोगे तो 300 आएगा। चलिए नीचे आया 300, ऊपर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया आएगा 24x माइनस 25x। ये आपके लिए काफी बड़ा सबूत है, काफी बड़ा एविडेंस है कि क्या हो रहा है यहां पे सर, माइनस x बाय 300 आ रहा है, मतलब साफ है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। और ये हमारे लिए काफी बड़ा इंडिकेटर है कि भैया क्या होने वाला है। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम, मतलब हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ है, लेकिन सवाल में देखो लॉस का परसेंटेज भी पूछा है, तो हालांकि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहां पे एलिमिनेट हो गए हैं क्योंकि हमें हो रहा है लॉस, परंतु कितना परसेंट लॉस है वो भी कैलकुलेट करना है, और फर्क देखो केवल 1% का है। तो हल्की सी भी अगर आपसे चूक हो गई डिवीजन या कुछ सॉल्व करने में तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, इसलिए कृपया सावधानी पूर्वक सॉल्व करें। तो भाई कॉस्ट लॉस परसेंट कितना सर, x बाय 300 का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस है x बाय 12, तो ये हो जाएगा सॉल्व, और यहां पे क्या हो जाएगा इंटू 100 होगा। यस सर, अब क्योंकि दोनों जगह पे x न्यूमरेटर में है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। फ्रैक्शन को डिवाइड करना आता है, क्या करते हैं आप सर, न्यूमरेटर को हमारा ऐसे ही रहते हैं, डिनोमिनेटर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 बाय 300 इंटू 100, ऐसा ही कुछ होगा। यस सर, शून्य से शून्य कैंसल, 12 और यहां पे हो जाएगा कितना 4, तो आपको 4% का घाटा हुआ है। क्या हुआ है, ऑप्शन बी 4% का आपको घाटा हुआ है यहां पे। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा हो जाता है सॉल्व। हम करेंगे एक बार स्क्रीन को क्लियर, उसके बाद आंसर को चेक करेंगे। अब कंप्यूटर जी ने और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, तो हरे रंग के साथ हमारा आंसर कंप्यूटर जी का आंसर मैच हो गया। हमने भी ऑप्शन बी लाया था, लॉस कितना 4%। तो इसी के साथ हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। सवाल क्रमांक 10, द मीन प्रोपोर्शनल इज 24। चलो आपको ये बताया कि मीन प्रोपोर्शनल कितना है, 24 है, एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज 1536, ठीक है। देन द नंबर आर, आपको मीन प्रोपोर्शनल भी दे दिया, थर्ड प्रोपोर्शनल भी दे दिया, आपको बताना है कि किन नंबर्स की वजह से ये मीन प्रोपोर्शनल है और ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। चलिए मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको पता है, पेन का कलर हो गया है चेंज, 2 मिनट, चलिए पेन का कलर वापस आ जाएगा सामान्य पे। तो भाई मीन प्रोपोर्शन आपको पता है कैसे निकालते हैं, यस सर, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी करने पे ऐसा ही होता है, ठीक है। तो भाई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करना फिर स्क्वायर रूट करने पे 24, तो भाई 24 का स्क्वायर करने पर कितना, क्योंकि भाई मीन प्रोपोर्शन क्या है 24, तो ये हो जाएगा a इंटू बी आएगा। चलिए अब यहां पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी मल्टीप्लाई करके फटाफट निकाल लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, और यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये 6 7 8 और 8 16 1 17 4 1 5, तो 576 यहाँ आएगा, ठीक है। तो a इंटू बी करने पे कितना मिलेगा आपको, 576 मिलेगा। एक ये रिजल्ट मिल गया। अब जरा यहां पे ध्यान दो कि आप ऑप्शंस को देख लो, ऊपर क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो यहां पे कैंसिल हो रहा है। फॉर एग्जांपल a और b की वैल्यू 698 हो सकती है क्या, केवल मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 8 जा 48, लास्ट में कितना आ रहा है 8, आपको कितना चाहिए
6, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, अभी पूरा सॉल्व ही नहीं किया है हमने, ठीक है। दूसरा 6 और 96, 6 6 36 ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, तो इसको हम गोला बना देते हैं कि ये भी हमारा प्रोबेबल आंसर है, हो सकता है, पक्का भी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 36 और 98, तो भाई 6 8 फिर से आ जाएगा 48, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है 36 और 96, यहां पे भी हमारे कुछ प्रबल चांसेस हैं। अब या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, जहां तक मुझे लग रहा है 96 इंटू 6 करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा 6 6 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 9 कितना होगा 54 और 3 हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 576, सॉरी, ठीक है। 6 9 54 और 3 57, तो ये हमारा आंसर है, अभी हम कह सकते हैं इतनी जानकारी के हिसाब से। पहले हम दूसरे वाले स्टेटमेंट को भी यूज कर लें, बिकॉज उसके बिना हमारा फिर गलत हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। 36 इंटू 90 करोगे ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, इतना मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा वाला हम चेक कर ले। थर्ड प्रोपोर्शन का केस क्या होता है सर? वो होता है कि भाई A:B, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा कि भाई A/B इक्वल टू B/C, तो यहां पे हो जाएगा 1536, ठीक है। अर्थात A इंटू 1536 करने पे आपको मिलना चाहिए B²। आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को वहां पे डाल के एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि क्या हमारा जो ऑप्शन बी है जो यहां से हमें मिला है वो वहां पर हमारा जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमारे हिसाब से ए आया था 6, तो मतलब 1536 इंटू 6 करने पे 96 का स्क्वायर आ रहा है क्या? यदि ये हम पता लगा पाए तो हमारा पक्का हो जाएगा कि जवाब यही है। चेक कर लेते हैं, तो 1536 का इंटू 6 कर लो, 6 6 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, ठीक है, 6 3 18 और 3 हो जाएगा 21, 1 यहाँ 2 ऊपर, 6 5 30 और 2, तो 2 यहाँ 3 ऊपर, 6 5 6 7 8 9, 9 2 1 6 आ रहा है हमारे हिसाब से। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 6 6 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 3 18, 18 3 21, 1 यहाँ 2 ऊपर, 6 5 30 और 2 32, 2 यहाँ 3 ऊपर, 6 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए, 96 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो दो तरीके, या तो 96 इंटू 96 कर लो, या तो 100 माइनस 4 का स्क्वायर कर लो, आपको जो आसान पड़े, मर्जी आपकी है। चलिए, 6 6 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 9 54, तो इधर कितना 576 होगा, यस सर, और यहाँ पे भी कितना 576। चलिए, 6 7 और 6 हो जाएगा 13, एक कैरी, 7 5 12 और 1 हो जाएगा 13, तो एक यहाँ पे कैरी, 5 और 1 6, 6 3 3 6 आ रहा है यहाँ पे आंसर। एक बार दोबारा चेक कर लो, गलती है मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से। चलिए एक बार दोबारा करते हैं, तो ऊपर तो आएगा 576, सॉरी, नीचे 6 9 54, तो कितना होगा 6 9 54, तो 4 यहाँ 5 ऊपर, 9 9 81, 81 और 5 कितना, 81 और 5 हो जाएगा 86। अब देखो 6 7 4 कितना हो जाएगा 11, 5 और 6 11, 1 12, 8 और 1 9, 9216 जस्टिफाई हो गया। तो आपके पहले ऑप्शन का मतलब आपके जो पहला वाला आपका स्टेटमेंट था, वहां से जो आपकी प्रोबेबल वैल्यूज आई वो दूसरे वाले स्टेटमेंट ने पक्का कर दिया कि भैया हाँ यही आपका आंसर है। तो आप ऑप्शन बी पे डबल टिक मार्क करके, मतलब ऑप्शन बी को अच्छे से मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 11 है हमारा कि यदि 2a बराबर है 3b के और 4b बराबर है 5c के, तो आपको a और c का रेशियो निकालना है। अब देखो, a से जाना है c तक, लेकिन वाया b जाना पड़ेगा, और जब आपको दो चीजों को जोड़ना है तो एक पुल बनाना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लो आपको ये दो जगहों को जोड़ना और एक पुल आपने यहां से स्टार्ट किया, दूसरा यहां से स्टार्ट किया उस तरफ से, तो क्या वो ज्वाइन हो पाएगा? नहीं सर, ये पुल बीच में यहां कहीं खत्म होगा या यहां खत्म होगा, ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। इंसान को यहां से यहां कूदना पड़ेगा, आधे लोग नदियां में गिर जाएंगे, तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जब भी आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं उनको सेम लेवल पे लाना पड़ता है। तो हमारे पास 2a इक्वल टू 3b है और 4b इक्वल टू 5c है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों b को बराबर करना पड़ेगा। जब वो दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 और यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3। इससे क्या होगा सर? जब पूरी इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8a इक्वल टू 4 3 12b, ठीक है।
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 12b इज इक्वल टू 15c। तो भाई यहाँ पे भी 12b, यहाँ पे भी 12b, दोनों अब एक दूसरे के बराबर हो गए। तो इसका मतलब अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो भाई 8a हो जाएगा 15c के बराबर और a अपॉन c का रेशियो हो जाएगा 15/8। क्या हो जाएगा? 15/8। ये कैसे हुआ सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 8 नीचे, 15 ऊपर, यहाँ पे c नीचे, a ऊपर। ठीक है, एक और तरीका आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि यहां से आपने निकाली b की वैल्यू है 2a/3, यहां से निकाली आपने c की वैल्यू कितनी 5c/4। दोनों जगह से आपने b की वैल्यू निकाली और दोनों b के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा 15/8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 15:8। इसको आप मार्क करते हुए इस सवाल को अंत करेंगे। दिल्ली में पूछा गया ये सवाल, आसानी से आपने दिल्ली जीत ली है, मतलब ये सवाल सॉल्व कर लिया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है कंप्यूटर जी के हिसाब से। उनके हिसाब से भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, मतलब हमने और उन्होंने सही सॉल्व किया है। बधाई कंप्यूटर जी को, आपको एवं सभी को कि हमने ये सवाल आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 12। आदरणीय दीपक जी की सैलरी को 10% से कम कर दिया गया है। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक। अब मान लीजिए उन्होंने बात की भैया जो भी उनके अधिकारी थे उनसे कि मेरी सैलरी क्यों कम कर दी गई, तो वार्तालाप हुआ, चर्चा हुई, तो समझ में आया कि नहीं, इनकी सैलरी कम नहीं करनी चाहिए, इनकी सैलरी वापस लानी पड़ेगी। तो अब जो मैनेजमेंट था, जो वो तब उनके अधिकारी, तो उन्होंने उनके सामने सवाल फेंक दिया, अच्छा बताइए कितने % से बढ़ाई जाए आपकी सैलरी। ठीक है, तो अब अगर दीपक जी ने बिना दिमाग लगाए ये बोल दिया कि भाई 10% से गिराई थी, 10% से ही बढ़ा दो, तो क्या वो सही होगा? मान लीजिए, हम देख लेते हैं यहां पे कि मान लीजिए उनकी इनकम थी 100 रुपए, 10% से कम कर दो, कितनी हो जाएगी सर? 10% कम करेंगे तो मतलब 10 रुपए कम करनी पड़ेगी, मतलब 90 रुपए। अब वार्तालाप हुआ, चर्चा हुई, सर 10% से बढ़ा दो, तो भाई 90 का 10% तो 9 होता है, तो कितना हो जाएगा? 99 रुपए हो जाएगा। तो मतलब क्या यहाँ पे सही निर्णय हुआ? नहीं सर, पहले थी 100 रुपए, अब हो गई 99 रुपए। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो भैया गड़बड़ ये है कि आप एग्जैक्टली 10% से कम किए थे, अब अगर आप 10% से बढ़ाएंगे तो भी आप बराबर लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिसका 10% आप ले रहे हो वो वैल्यू अलग हो गई है। 100 का 10% 10 रुपए, 90 का 10% 9 रुपए। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कि जो आपका मेन वैल्यू है जिसका 10% आप निकाल रहे हैं वो अलग अलग हो गई, तो हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे हम 10% तो नहीं बढ़ा सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। भाई 10 रुपए बढ़नी है, कितनी? 10 रुपए बढ़नी है, तो 10 कितने पे बढ़नी है? 90 पे बढ़नी है। इंटू 100 करके हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब यहां पे 0 से 0 कैंसल, 100 डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा आपको। 9 1 जा 9, कितना हुआ सर? यहां पे 1 बचेगा, तो फिर से 9 1 जा 9, ऐसे आप कर जाएंगे तो 9 1/9% से इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने? 9 1/9, सॉरी 11 1/9% से। आमतौर पे आप 10% से कम करते हैं और अगर 10% से बढ़ाते हैं तो आपको बराबर वैल्यू नहीं मिलती है, थोड़ा ज्यादा से बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अब आपका जो डिनोमिनेटर है जिसका आप परसेंटेज निकाल रहे हैं वो वैल्यू चेंज हो गया, वो वैल्यू छोटा हो गया, तो परसेंटेज बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप सेम लेवल पे आ पाए। तो बेसिकली डायरेक्टली सीधे 10% से बढ़ाएंगे तो नहीं होगा, थोड़ी ज्यादा से बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि यहां पे हुआ 11 1/9% से आपने बढ़ाई, तब जाके आप सेम लेवल पे आ पाए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। इसको आप चाहे तो x लेकर 10x, मतलब वो क्या, x/10 माइनस करके 9x/10 करके फिर 10% इंक्रीज करके ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्टली वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए, आदरणीय कंप्यूटर जी से आग्रह है हमारा जवाब वेरीफाई कर दे। उनके हिसाब से भी जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, मतलब हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है। हमने यहां पे करना है स्क्रीन को क्लियर और मूव करना है अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 13। ठीक है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 बाइसिकल्स फॉर ₹15,000 ईच। एक व्यापारी ने क्या खरीदे? साइकिल्स बेची 2, कितनी?
15,000 की हर एक साइकिल, ठीक है, 15,000 की पहली वाली, 15,000 की दूसरी वाली, एक पे हुआ उन्हें 50% का फायदा, ठीक है, और दूसरे पे हुआ उन्हें 25% का घाटा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे भाई, यहां पे आप लिख दीजिए साइकिल 1, ठीक है, और यहां पे आप लिख दीजिए साइकिल 2। अब दोनों का एसपी कितना है, दोनों का एसपी है 15,000, ठीक है, 15,000, यहां पे भी 15,000। चलिए अब आप क्या निकालेंगे, अब सर हमें बोला है कि भाई क्या हुआ ट्रांजैक्शन पे, तो यहां हुआ है 50% प्रॉफिट, यहां हुआ है 25% लॉस, ठीक है। यहां पे आपने कॉस्ट प्राइस को मान लिया x, ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे अपनी इक्वेशन बनाऊं तो x प्लस 50% ऑफ x, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट हुआ है, इज इक्वल टू 15,000। ये इक्वेशन बनेगी, यस सर। यहां पर y माइनस 25%, माइनस क्यों, क्योंकि भैया लॉस हुआ है, तो y माइनस 25% ऑफ y इक्वल्स टू 15,000 होगा। इधर प्रॉफिट था तो प्लस किया, उधर लॉस था तो माइनस किया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है हमारी सीपी और एसपी की वैल्यू और क्या है प्रॉफिट। तो यहां पे सीपी को माना है x, यहां पे हम लिख लेते हैं कि सीपी इज y, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो x प्लस 50% मतलब 1/2x, या फिर x/2 भी लिख सकते हैं आप। कैसे भाई, देखो 50% होता है 50/100 इंटू x इक्वल टू 15,000। और यदि आप एकदम तेज हैं गणित में तो अब तक तो आपका आंसर मिल भी गया होगा दोनों ही केसेस का। यहां पे होगा y माइनस 25/100 इंटू y, ठीक है, इज इक्वल टू 15,000। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कर दीजिए 1/4। यहां पे कौन कैंसिल हो रहा है, 1/2 होगा यहां पे, तो x प्लस x/2 कितना होगा, और यहां पे आ जाएगा 15,000, ठीक है, तो ये 2x और x हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 15,000। इधर पे आएगा y माइनस x/4, तो 3y/4 इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, तो यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15 2 30,000, ठीक है, x हो जाएगा आपका 30,000 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 10,000, ठीक है। चलिए ये हो गया x की वैल्यू इस तरफ। यहां पे हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, तो भाई 3y हो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15,000 इंटू आप कर देंगे 4 डिवाइड बाय 3, तो 3 और ये हो जाएगा कितना 5, 5 4 20, तो 20,000, ठीक है। यहां कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है भाई पहले वाले साइकिल की, एक साइकिल की है कितनी 10,000 और दूसरे की है 15,000, 20,000 सॉरी, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, यहां पे लॉस हुआ है 5,000 का, क्योंकि भाई 20,000 की थी आपने 15 में बेची तो लॉस कितना 5,000, 10,000 की थी आपने 15 में बेची तो लॉस कितना, तो प्रॉफिट कितना 5,000। अब आपसे पूछ रहा है हिज प्रॉफिट और लॉस इज ओवरऑल, दोनों को मिला के कितना प्रॉफिट कितना लॉस। सर 5,000 एक पे कमाए, 5,000 दूसरे पे गवा दिए, तो कुल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस, अर्थात शून्य हो जाएगा आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। हम यहां पे कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर, लेकिन उसके पहले जवाब वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन ए हरा रंग आ रहा है मतलब शून्य, हमारा जवाब सही है। हमने क्या किया, एकदम बेसिक सॉल्व किया, दोनों साइकिल को अलग अलग ले लिया। अच्छा हाँ, कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये दोनों वैल्यू सेम होती है 25 और ये भी होता 25, तब क्या होता है, तब हमेशा लॉस होता है अगर वैल्यू सेम है तो। पर अगर वैल्यूज अलग अलग हैं तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले पड़ाव की तरफ, जो कि आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी जानकारी। वो ये कि भाई हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जैसा आप देख सकते हो ऊपर टॉप पे, अब पूरी तरह फंक्शनल एकदम बढ़िया चल रही है, बहुत सारा कंटेंट इसमें हमने अपलोड कर दिया है, तो इसको आप प्लीज एक्सेस करना स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे अपडेट भी मिल जाता है रेगुलरली कि अभी क्या चलने वाला है, बायोलॉजी का सेशन है, कब क्या है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। आपको बस क्या करना है, गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स डालना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे हम लोग क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ओलंपियाड का पढ़ना है तो उसके लिए अलग से एक जगह है, एनटीएससी का पढ़ना है तो अलग है,
एग्जाम्पलर पढ़नी है, वन शॉट रिवीजन करना है, टर्म 1 करना है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे आइए, अलग अलग क्लास सब्जेक्ट के जो भी हमारे एनटीएससी के सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, सोशल है, मैथ है, वो सब आपको एक ही जगह मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी, हर एक चैप्टर में कितने सेशंस अपलोडेड हैं आपको वो भी मिल जाएगा, और एकदम लेटेस्ट, मतलब अगर आज यूट्यूब पे आए तो विद इन सम आवर्स वो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि पहले यूट्यूब पे होता है उसके 2-4 दिन बाद वेबसाइट पे होता है, नहीं, डायरेक्टली लिंक है हमारा, वो कुछ टेक्नोलॉजी है कि इधर हमने डाला यूट्यूब पे, उधर आ जाता है वेबसाइट पे। तो बहुत तेज चलता है हमारा वेबसाइट, और काफी कम वहां पे रश रहता है, मतलब आपके ऐड वगैरह नहीं आते, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, और जैसे आपके यूट्यूब के वीडियोस होते हैं ठीक वैसे ही टीचर मुंडी हिला हिला के पढ़ाते हैं, मतलब अपनी गर्दन हिला हिला के, सेम वैसे रहता है, कोई डिफरेंस नहीं, बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो हमारा जो भारत का सबसे अच्छा एग्जाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, उसका जो सैट वाला पेपर है, उसकी जो स्टेज 1 है, उसका जो मैथ वाला पार्ट है वो हम पढ़ रहे थे। और अब तक हमने कितना कवर कर लिया, तो हमने हमारा जो बेसिक ऑपरेशन अर्थमेटिक है, जो कि सेकंड यूनिट कह सकते हो, सेकंड चैप्टर कह सकते हो, काफी किताबों में किस नाम से आता है, कमर्शियल मैथमेटिक्स के नाम से भी आता है। तो भैया वो जो चैप्टर था उसके हमने पीवाईक्यू कुछ सॉल्व किए, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा रिपीट कर लें ताकि आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाए, और बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। डीपीक्यू शीट प्रैक्टिस करना मत भूलना, लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी एक और रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।